Hello all and welcome back to my channel Special Education Notes. So today's topic is strategies to overcome problem behavior of pinching. जब भी बच्चा पिंच करता है इसका कोई ना कोई रीज़न होता है इंक्लूडिंग सेंसरी रीज़न, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेंसरी सीकिंग और सेंसरी अवॉइडिंग रीज़न और कम्युनिकेशन इश्यूज़। मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो कॉमन पिंचिंग जो हैबिट होती है ये कॉमन होता है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और चिल्ड्रन विद एडीएचडी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी एज अ प्रॉब्लम बिहेवियर ये देखा गया है, पिंचिंग हैबिट और हेयर पुलिंग हैबिट, बाइटिंग का हो गया। बट यहाँ पर हम दिस वीडियो इज मेनली फोकस्ड ऑन पिंचिंग हैबिट। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज टू गेट अटेंशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पे मतलब है कि बच्चे को या तो प्रेज मिल रहा है या फिर डांट मिल रही है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो दोनों केस में अटेंशन बच्चे को मिलता है, तो उस अटेंशन को पाने के लिए बच्चा बार बार पिंच कर रहा है। सेकेंड, टू एस्केप एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जैसे किसी पार्टी में बच्चा गया या ओवर क्राउडेड प्लेस में बच्चा गया तो बच्चे को वो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही, तो उससे एस्केप होने के लिए he or she is trying to communicate, तो pinching शो कर रहा है। Then third one, to get something, be it a desired activity or an object, कि बच्चे को क्ले से खेलना पसंद है तो वो उसे मिल नहीं रहा है, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए वो पिंच कर रहा है कि क्ले चाहिए बच्चे को। So first strategy to overcome pinching behavior is to create a social story for your child. अब जो सोशल स्टोरी है वो हम पिंचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वो हम हेयर पुलिंग हैबिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज यूज चाइल्ड्स नेम इन प्लेस ऑफ यू और आई, लाइक आरव कैन यूज हैंड्स फॉर वेविंग, लाइक आरव कैन यूज हैंड्स फॉर ईटिंग। तो यहाँ पर हम बच्चे का नाम यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाए और समझ पाए दैट what he is expected to do. Second, use child picture if possible because child will be able to relate and understand more. बच्चे की पिक्चर यूज़ करें। जब भी हम सोशल स्टोरी बनाते हैं उसमें हम पिक्चर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर और एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। तो पिक्चर में अगर हम बच्चे की ही पिक्चर लगा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे बच्चा समझ पाएगा कि उसे क्या करना है। Second strategy is use of sensory toys. Sensory, if your child shows interest in any of these toys, ये toys हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इन toys के examples हैं. So these can also be used as reinforcers or rewards when your child completes a task. जब बच्चा हमारा दिया हुआ टास्क कंप्लीट करता है तो हम उसे एक ब्रेक देते हैं विद द सेंसरी टॉयज, जो उसका फेवरेट एक्टिविटी हो। वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है लाइक म्यूजिक और डांस, और कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मोस्टली एएसडी केसेस में देखा गया कि बच्चों का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, चाहे वो म्यूजिक डांस में हो, चाहे वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या कोई गेम पे हो, तो वो हम एज अ रीइंफोर्सर बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। For and important thing to note here is for how much time, कि कितने समय के लिए हमें वो ब्रेक देना है या कितने समय बाद हमें वो ब्रेक देना है। सो ये जितने भी टॉयज होते हैं इट शुड बी गिवन इन ए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जिन्हें हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। लाइक आफ्टर एवरी 1 आवर ही विल गेट अ 20 मिनट ब्रेक, हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट का बच्चे को हम ब्रेक दे रहे हैं ताकि वो पिंचिंग अवॉइड करे, वो पिंचिंग बिहेवियर आए ना, तो हम पहले ही उसे ब्रेक दे रहे हैं। या अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट है बच्चे में पिंचिंग की हैबिट तो हम हर 30 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। फिर जैसे जैसे टाइम होता है बच्चे के साथ हम ये सेंसरी टॉयज इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 महीने बाद अगर हमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है पिंचिंग में तो हम ये टाइम ड्यूरेशन कम भी करते हैं। जैसे पहले हम हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे रहे थे, उसके बाद ऐसे हम इंक्रीज करके हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक कर देंगे। फिर 2 घंटा या 3 घंटे बाद थोड़ा सा सेंसरी ब्रेक हम दे रहे हैं बच्चे को। यहाँ पे इन टॉयज का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दीज टॉयज इज टू ऑक्यूपाई हिज हैंड्स टू टायर आउट मसल। जो जितने भी टॉयज होते हैं इसमें कुछ ना कुछ फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर का यूज होता है, तो इससे क्या होता है, मसल बच्चे की टायर आउट होती है। टू गिव सेंसरी इनपुट्स एंड टू टीच पॉजिटिव बिहेवियर व्हेन द चाइल्ड इज रिवॉर्डेड। तो बच्चे से क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है उसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो ये पर्पस भी हमारे ये टॉय सॉल्व करते हैं। When to use these sensory toys
or when not to use these toys. First is to give frequent sensory break to avoid the situation of pinching. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि वो पिंचिंग की सिचुएशन ही नहीं आने देनी है, इसलिए हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बच्चे को दे रहे हैं। जो सेंसरी नीड उसे है उसके लिए हम हर 30 मिनट्स बाद 10 मिनट का सेंसरी ब्रेक हम दे रहे हैं। सेकेंड, टू रिवॉर्ड द चाइल्ड वेयर ही कंप्लीट्स अ गिवन टास्क। हमारा दिया हुआ टास्क बच्चे ने कंप्लीट किया है तो उसकी कोई भी डिजायर्ड एक्टिविटी या जो भी सेंसरी टॉय है उसे एज अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्सर हम दे रहे हैं। और when he control himself or herself from pinching, उस 30 मिनट के टास्क में या 1 घंटे के टास्क में बच्चे ने खुद को कंट्रोल किया, पिंच बिल्कुल नहीं किया, तब भी हम उसे ये सेंसरी टॉय या फिर कोई भी डिजायर्ड एक्टिविटी बच्चे की एज अ रिवॉर्ड हम दे सकते हैं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, never use sensory toy immediately after the pinching because it might reinforce the pinching behavior. कभी भी पिंच करने के तुरंत बाद हमें बच्चे को उसका सेंसरी टॉय नहीं देना है। इससे बच्चे को क्या समझ आता है कि मेरे पिंच करने पे मुझे ये मेरे पसंद का टॉय मुझे मिल रहा है तो मैं और पिंच करूंगा। नेक्स्ट टाइम उसे जब भी टॉय चाहिए होगा वो पहले पिंच करेगा क्योंकि उसे लगता है कि पिंच करने से उसे सेंसरी टॉय मिल रहा है। सो नेवर एवर यूज सेंसरी टॉय इमीडिएटली आफ्टर द पिंचिंग। तो हम क्या यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं। कीप इन माइंड दैट यू वांट टू मिनिमाइज द रिवॉर्ड ऑफ अटेंशन। जब भी बच्चा पिंच करता है तो क्या पता वो अटेंशन के लिए पिंच कर रहा हो, तो उसे हमें अटेंशन नहीं देनी है। हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, कामली अप्रोच है, गुस्से में नहीं बच्चे से बात करनी है, आराम से बात करनी है। डू नॉट लुक हिम इन द आई, बच्चे को आई कॉन्टैक्ट नहीं देना है, इससे हम बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहे। बिना आई कॉन्टैक्ट दिए बच्चे से बात करनी है। डोंट से एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम रीस्टेटिंग द रूल, यूज नाइस हैंड्स, नो पिंचिंग। इस स्टेटमेंट के अलावा जो हमारा टारगेट स्टेटमेंट है कि पिंच नहीं करना है, यूज नाइस हैंड्स, इसके अलावा हमें और कुछ बच्चे को नहीं समझाना है उस टाइम पर, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस। देन इमीडिएटली प्लेस हिम समवेयर ही कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम अदर्स। उस टाइम उस बच्चे को उस प्लेस से उठाकर एक जगह पर बिठा देना जहाँ पर और कोई ना हो। मेक श्योर दैट इट्स बोरिंग एंड इन नो वे द सेंटर ऑफ अटेंशन। जहाँ भी आप बच्चे को ब्रेक के लिए बिठा रहे हैं वहाँ पर उसे कोई भी एक्टिविटी नहीं देनी है, वो बच्चे के लिए बोरिंग होना चाहिए, वो बच्चे के लिए रिवॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। एंड एक्सप्लेन दैट आफ्टर ही कम्स डाउन यू विल इनवाइट हिम टू रिजॉइन यू। जैसे ही बच्चा शांत हो जाए हम उसे वापस एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, ये आपको बच्चे को समझाना। तो एक लाइन हमें ये बोलनी है, यूज नाइस हैंड्स, नो पिंचिंग, जो हमारा टारगेट स्टेटमेंट है। और दूसरा कि जैसे ही आप काम डाउन हो जाओगे हम आपको वापस एक्टिविटी में ज्वाइन करा देंगे। इस स्लाइड में मैंने सेम चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हर स्लाइड में आप देखेंगे कि नीचे हिंदी में ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस गूगल ट्रांसलेटेड है, ज़रूरी नहीं कि इसमें हिंदी बिल्कुल करेक्ट हो, बट जो मीनिंग ये बताना चाह रहा है वो इससे कन्वे हो रहा है। These are few examples of sensory toys. इसके अलावा बहुत सारे कई तरीके के sensory toys होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही examples लिए हैं। फर्स्ट इज स्क्वीज बॉल और स्ट्रेस बॉल्स। ये स्क्वीजी बॉल्स होती है जिसको हम ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर रिलीविंग टेंशन एंजाइटी थ्रू स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग, इम्प्रूव्ड मोटर स्किल्स एंड टायरिंग आउट मसल्स। इससे बच्चे की जो फाइन मोटर मसल्स होती है वो टायर आउट होती है, वो थकती है, तो वो पिंचिंग के लिए यूज नहीं करेगा फिर। सेकेंड इज बबल रैप टाइम ब्रेक। ये बबल रैप आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, जिसे जो रीयूजेबल होता है, और दूसरा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें गिफ्ट रैप में बबल रैप मिलता है, ये रीयूजेबल नहीं होता है। सो इससे क्या होता है, इट डेवलप्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यू कैन टीच अदर स्किल्स ऑल्सो लाइक कलर्स, नंबर, लेटर्स, इट डेवलप्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इन द चाइल्ड। और वही सेम चीज़ कि इससे फाइन मोटर यूज होती है, तो बच्चे की फाइन मोटर्स जो है वो टायर आउट हो रही है, वो थक रही है, और प्लस बच्चे को ये करने में मज़ा आता है। बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी करने में मज़ा आता है, तो इससे बच्चे को सेंसरी ब्रेक भी मिलता है। ये बबल रैप हम सेंसरी ब्रेक के लिए ही नहीं बल्कि हम और स्किल्स पढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी इस स्लाइड में ये जो कलर वाला बबल रैप है, इससे हम कलर सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं कि जैसे जैसे हम बबल को बर्स्ट करेंगे वैसे वैसे हम काउंट करेंगे।
ये नॉन रीयूजेबल बबल रैप है। इससे हम काउंटिंग ऐसे लिखकर या लेटर्स हम लिखकर बच्चे को बर्स्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि सी लेटर पे बर्स्ट करेंगे सिर्फ, या बी लेटर। देन कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, कि रेड वाले बबल बर्स्ट करने हैं या ब्लू वाले बबल बर्स्ट करने हैं। नेक्स्ट इज क्ले टाइम। ये मोस्ट कॉमनली ब्रेक टाइम है जो हम सिर्फ चिल्ड्रन विद ASD या ADHD के साथ ही नहीं, जितने भी प्री स्कूल और प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्ले टाइम हम देते हैं। इट डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिंग थ्रू रोलिंग, कटिंग, मेकिंग शेप्स। गेम्स खेलते हैं बच्चे, इससे फाइन मोटर भी डेवलप होती है, कलर्स भी होता है। देन ऑब्वियसली सेंसरी ब्रेक बच्चे को मिलता है। नेक्स्ट इज सैंड बास्केट या फिर सेंसरी बिन भी हम इसे बोलते हैं। You can put different items in the sensory bin and ask your child to sort it out. Letters, animals, small beans, etc. ये bin होता है, इसमें sand होती है, तो बच्चे जब sand में हाथ डालकर उसमें से letters निकालते हैं या animals निकालते हैं तो इससे बच्चे को sensory input भी मिलता है। Then इससे हम और skills भी सिखा सकते हैं, जैसे हमने letters डाल दी तो बच्चा जितनी बार एक letter निकाल रहा है उसे identify कर रहा है, या छोटे animals डाल दिए, जितनी बार बच्चा एनिमल निकालेगा बताएगा एनिमल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है बच्चे की इससे। ये भी सेंसरी बिन का एक एग्जांपल है। पीछे वाले में हमने सैंड यूज़ की थी, इसमें हम छोटे छोटे पेबल्स यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे को हर्ट भी ना हो। अब जब भी हम ये सेंसरी ब्रेक हम बच्चे को दे रहे हैं, सेंसरी टॉय हम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम इस टाइम पर बच्चे को कोई स्किल हम सिखाएं, क्योंकि ये बच्चे का ब्रेक टाइम है। तो वैसे ही बच्चे ने एक टास्क कंप्लीट किया है तो ज़रूरी नहीं हम इससे कोई स्किल सिखाएं। बच्चे को छोड़ दो, बस 10 मिनट का उस टॉय के साथ ब्रेक दे दो। जैसे ही हमने बच्चे को सेंसरी टॉय इंट्रोड्यूस करा, देन हमने उसका एक टाइम फिक्स किया है कि 1 घंटे बाद 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा या 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लगेगा। इसके साथ साथ हम बच्चे के साथ जो मैंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताई थी सोशल स्टोरी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं साथ साथ। बच्चे को हर 2 दिन में वो सोशल स्टोरी फिर से उठा के दिखाई कि यूज़ नाइस हैंड्स, जिसमें बच्चे की पिक्चर हो और एक सेंटेंस हो। देन फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इट विल टेक टाइम टू मॉडिफाई अ बिहेवियर। कोई सा भी बिहेवियर हो, पिंचिंग का हो, हेयर पुलिंग का हो, बाइटिंग का हो, टाइम लगेगा उसे मॉडिफाई होने में। वीक्स भी हो सकते हैं और कई मंथ्स भी हो सकते हैं। Try teaching ways of communicating like I want a break, I want to go out. Restating the rule, use nice hands, no pinching. तो जितनी बार भी हम बच्चे को ब्रेक दे रहे हैं वहाँ पर बच्चे को हम कम्युनिकेशन मेथड भी सिखा रहे हैं। I want a break. नेक्स्ट टाइम पिंच करने की बजाय he or she will use a sentence that I want a break, I want to go out. तो हमें साथ साथ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग वेज भी बच्चे को सिखाना है। We can use above mentioned toys very specifically as we don't want our child to be dependent on these sensory toys. बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है एज अ रिवॉर्ड और एज अ ब्रेक, क्योंकि फिर बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। ये बच्चे का एक ड्राइव की तरह बन जाएगा कि मैं तभी करूँगा एक्टिविटी अगर वो टॉय मिलेगा। Once the behavior is reduced, we can limit the use of these toys, विच इज़ कॉल्ड फेडिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि हम टाइम इंक्रीज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम ये टॉयज रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे को कम्युनिकेट करना आ गया कि आई वॉन्ट अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू गो आउट, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ये टॉयज जो है रिमूव भी करते हैं। मूव द टॉयज टू यूजिंग ओनली वर्बल कमांड्स और कम्युनिकेशन। हम टॉयज से हटकर वर्बल कमांड्स, वर्बल प्रॉम्प्ट्स और कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंड लास्ट, रेफर टू अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इफ नीडेड। अगर इन सब के बाद भी मंथ्स और कई वीक्स और मंथ्स के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बच्चे के पिंचिंग हैबिट में, और जो उसे खुद के लिए हार्मफुल है और उसके आसपास के बच्चों के लिए भी हार्मफुल है, सो वी कैन ऑलवेज रेफर टू अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये सेम चीज़ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये गूगल ट्रांसलेटेड है, इसमें एरर्स हो सकते हैं बट मीनिंग कन्वे हो रहा है हमारा। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है, ज़रूरी नहीं कि सारी एक बच्चे के ऊपर काम कर जाए या हर बच्चे के ऊपर सेम स्ट्रैटेजी काम करे। हमें पता है हर चिल्ड्रन विद ASD जो है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। नॉट ओनली इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद ASD और ADHD, बल्कि
बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक स्ट्रैटेजी अगर एक बच्चे पे काम कर रही है तो वही सेम स्ट्रैटेजी दूसरे बच्चे पर भी काम करेगी। आप अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, पहले उसके पीछे का रीज़न ढूंढिए कि उस प्रॉब्लम बिहेवियर का रीज़न क्या है। कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है, अटेंशन चाहिए, किसी चीज़ से एस्केप है, तब उस अकॉर्डिंग हम ये सेंसरी टॉयज बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। सेंसरी टॉयज या फिर कोई भी उसकी डिजायर्ड एक्टिविटी। That's all for today. Do like, comment, share and subscribe to my channel for more updates on special education.